नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं अच्छे होंगे, प्रिपरेशन आप लोग के अच्छे से चल रहेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल फिलहाल में अभी एक एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था बीपीएससी आयोग द्वारा, जो कि 71st बीपीएससी था, प्रीलिम्स था उसका 13 सितंबर को। तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, चाहे वो करंट से रिलेटेड हो, चाहे वो जीएस से रिलेटेड हो, चाहे वो मैथ रीजनिंग से रिलेटेड हो। तो उसी सारा क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे, और इस तरह से उसे एनालाइज करेंगे जिसमें आप लोग को यह पता चलेगा कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जो पैटर्न किस तरह से बीपीएससी आयोग ने चेंज किया है। क्योंकि क्या था कि जो पिछला साल का जो क्वेश्चन था हमारा 17वीं बीपीएससी का जो पीटी का क्वेश्चन था, उसमें आपने देखा होगा बहुत सारा हंगामा भी हुआ था, प्रोटेस्ट भी हुआ था, जो आज के समय में बहुत चल रहा है। बिहार में आप जानते हैं प्रोटेस्ट के लिए नाम जाना जाता है। तो जो मतलब मूवमेंट चला था उस समय, और उसमें का जो क्वेश्चन था दोस्तों, वो बहुत वन लाइनर टाइप से था। मतलब जो स्टूडेंट ग्रुप डी का भी तैयारी कर रहे हैं या किसी तरह का बिहार एसएससी सीजीएल रेलवे, तो वो सारा स्टूडेंट ने क्या किया था, उस निकाल लिया था। जो कि मतलब अगर देखेंगे जो यूपीएससी बीपीएससी पैटर्न को थोड़ा सा लेकर चल रहे थे, उनका सिलेक्शन पिछले साल मतलब बहुत कम हुआ था। लेकिन इस साल का जो क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो बीपीएससी आप जानते हैं एक सरप्राइजिंग एलिमेंट के लिए फेमस है। वो कुछ ना कुछ आपको सरप्राइज कर देती है। तो इस बार का क्वेश्चन भी उसने इस तरह से सरप्राइज किया कि लोगों का माथा घूम गया पूरी तरीके से। क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों, तो क्वेश्चन में क्या हुआ कि जो पूछा गया आपसे, जो क्वेश्चन में मेनली आपसे पूछा गया है, वो एक एनालिसिस फॉर्म में पूछा गया। मतलब पहले क्या था कि आप एक मतलब कि कोई भी वीडियो देखते हैं 5-10 मिनट का, कोई भी देखते हैं आप, कोई एक तरह से शॉर्ट क्लास भी देख लिया, आपसे क्या होता था, क्वेश्चन बन जाता था, या करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं तो बन जाता था। लेकिन जब करंट अफेयर्स को आप पूरे तरीके से एनालाइज नहीं कीजिएगा, अच्छे से उसे एक्सप्लेन वे में नहीं पढ़िएगा, तब तक आप उसे नहीं समझ पाएगा। तो एक विस्तार तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा किसी भी सब्जेक्ट का। तो करंट अफेयर्स भी देखेंगे दोस्तों किस तरह से पूछा गया। वन लाइनर फॉर्मेट में आपको करंट अफेयर्स यहाँ नहीं पूछा गया, बहुत कम ऐसा करंट अफेयर्स है। लेकिन जैसे आप बजट पढ़ रहे हैं, बिहार का जैसे बजट हो गया, या चाहे आपको इंडिया का बजट हो गया, तो बजट में क्या करा, एक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा रहा है कि हाँ चले फीमेल लिटरेसी रेट कितना बढ़ा है, या मेल मतलब कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कितना बढ़ा है, ये सब आपसे नहीं पूछा जाता है। अगर पूछा भी जा रहा तो उसके साथ साथ 2-3 आपको स्टेटमेंट और दिया जा रहा। तो क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं है। जो स्टूडेंट पढ़े हैं उनका अच्छा से गया एग्जाम, और कटअप भी इस बार थोड़ा सा कम जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो प्रिपेयर करके गए हैं, जो तैयारी करके गए हैं, वो पिछले साल के अनुसार करके गए हैं। तो इसमें कोई मतलब कि ज़्यादा बोल सकते हैं एक तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। तैयारी में लगे रहिए। हर एक साल बीपीएससी आपको नोटिफिकेशन, हर एक साल बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, लोक सेवा आयोग का। और उसमें आपको कम से कम साल भर का मेहनत चाहिए होता है एक्सप्लेन वे में पढ़ने के लिए, हर एक चीज को एनालिसिस करने के लिए। तो अच्छे से पढ़िए, वन लाइनर के चक्कर में कम रहिए, नहीं तो इस तरह का एग्जाम आपसे नहीं निकलेगा। वनडे एग्जाम भी आप क्या होने लगा है कि स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछने लगा है। जैसे कि आप क्वेश्चन देखेंगे एनटीपीसी का, या किसी भी बिहार सीजीएल या कोई भी एसएससी का भी देख ले, तो थोड़ा सा जैसे आईबी का ही पेपर हुआ था, एएससीआईओ सेकंड जो आईबी का जो पेपर था, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन को थोड़ा सा एक लेंदी रूप में आपसे पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो इंग्लिश और हिंदी फॉर्मेट दोनों में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसमें क्या होगा, जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, या हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट है, इंग्लिश माध्यम के या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, दोनों के लिए क्या होगा, यह पेपर समझने में आसानी होगी। वो यूट्यूब पर आपको बहुत सारा सेशन मिल जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा अलग टाइप से एनालिसिस करेंगे। हर एक जो ऑप्शंस है, हर एक जो ऑप्शंस है, या हर एक जो स्टेटमेंट है, उस सारे स्टेटमेंट को समझेंगे। ये क्यों पूछा गया आपसे, क्या इसका मतलब एक तरह से इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, ये सारा मतलब जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, जो प्रश्न पूछा गया, उसका क्या महत्व है, ये सारा चीज हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये सेट नंबर एच है दोस्तों। अगर आपके पास सेट एच है, वैसे बीपीएससी आयोग ने आपको मतलब आंसर जो प्रोविजनल आंसर की होता है वो रिलीज कर चुकी है। आप देख सकते हैं, वहां से भी मिला सकते हैं। क्या कट ऑफ होता है आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। प्लस हम देखेंगे यहाँ पर, जो अगर आप बात करें तो ऐसा भी बताया बीपीएससी आयोग ने बोला है कि जैसे कोई क्वेश्चन, अगर उस क्वेश्चन को आप किसी तरह से चैलेंज करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं वो क्वेश्चन बीपीएससी आयोग ने गलत पूछा या गलत स्टेटमेंट दिया, तो चैलेंज करने के लिए आपको कम से कम 250 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा पर क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन आपको, 250 रुपया पर क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बोल सकते हैं कि मतलब एक तरह से क्या बोलिए, आयरनी है, मतलब कि बिहार गवर्नमेंट ने अभी क्या किया, 100 रुपया हर एक फॉर्म, चाहे कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम्स का फॉर्म अभी के समय फिलअप करते हैं, भरते हैं, तो आपको 100 रुपया ही लगता है। लेकिन आपको एक क्वेश्चन चैलेंज करना है तो 250 रुपया लग रहा है। क्या विडम्बना है वो आप ही समझे। तो ये मतलब आज के सरकार का ये चल रहा है। तो चलिए वो सब चीज को छोड़ते हुए क्वेश्चन को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों यूएनडीपी के बारे में। यूएनडीपी क्या है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो आप बोल सकते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन होता है। अंतर्राष्ट्रीय कोई मतलब एक बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है,
वो है यूएनडीपी। तो यूएनडीपी द्वारा बहुत सारा क्या होता है कि आपको रिपोर्ट, बहुत सारा रिपोर्ट तैयार किया जाता है, बहुत सारा सूचांक जिसको आप इंडेक्स बोलते हैं, बहुत सारा इंडेक्स भी आपको दिया जाता है। तो उसी तरह से यूएनडीपी द्वारा एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये आपको यूएनडीपी द्वारा रिलीज किया गया है, 2025 का रिपोर्ट है। और रिपोर्ट आपसे हर एक साल एक न एक पूछा जाता है, वो यूएन का, डब्ल्यूएचओ का या वर्ल्ड बैंक का, ये सब रिपोर्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका सूचांक में भारत का कितने नंबर पर, भारत कितने नंबर पर है, कौन सा इंडेक्स में क्या पोजीशन है इंडिया का, फर्स्ट नंबर पर कौन सा देश है, ये चीज आपसे पूछा जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से हमें यह भी पता चलता है कि करंट अफेयर्स को आपको किस तरीके से पढ़ना, कौन कौन पॉइंट पर आपको ज्यादा क्या करना, फोकस करना है, ज्यादा विस्तार से आपको उस चीज को जानना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूएनडीपी का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, तो पूछा गया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हमारा इंडिया है, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है दोस्तों, कि मतलब पहले जो अगर देखें 1970 90, मतलब कि एक मेडिकल हमारे देश में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। जो मेडिकल की बात करें या हॉस्पिटल की बात करें या किसी तरह से जो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें, तो क्या था कि जो मतलब आप देखेंगे जो मृत्यु दर था, जो डेथ रेट था, वो बहुत ज़्यादा था। अगर आप 1970 की डाटा से पहले, 1970 का जो ईयर उससे पहले का डाटा देखें, तो 36 ईयर्स, 40 ईयर्स, मतलब 40 साल आपको मतलब एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता था, इंसान उतना दिन जीते थे। तो लोग गाँव में बोलते हैं कि अरे पहले के ज़माने के लोग बहुत दिन जीते थे, 100 साल जीते थे, 150 साल जीते थे। ऐसा दोस्तों मतलब कुछ कुछ जगह आपको मिलेगा, आप लाखों में एक इंसान आपको ऐसा मिल जाएगा। तो उससे आप मतलब सूचांक या इंडेक्स आप तैयार नहीं करते, आपको एक जनरल वे में, जैसे आप किसी का सर्वे लेते हैं तो जनरल सर्वे सभी आदमियों को आप क्या करते हैं उसके अंदर लेते हैं। तो वो जनरल सर्वे में ऐसा बताया गया है कि उतना ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं था। तो डाटा तथ्य पर आपको फोकस करना है, ये नहीं लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ऐसा चीज नहीं। आज हेल्थ के कारण क्या हो रहा है कि लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, वो एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो आपको ज्यादा बढ़ा है। तो इसको क्या बोला जाता है यहाँ पर, भारत में जीवन प्रत्याशा जो 1990 से 1990 से आपको 2023 में कितनी हो गई है, मतलब कितना ज्यादा बढ़ गया है। तो पहले कितना था आपको 1990 में, देखिए 58.6 ईयर्स था, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर आज के समय में कितना हो गया, ये 72 साल हो गया। कितना हो गया दोस्तों, ये 72 साल हो गया। बीपीएससी आयोग ने भी आंसर को सही बताया है, और बाकी जो सारे मतलब जो मार्केट में जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने भी इस आंसर को सही बताया। ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन था दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, यूएनडीपी का डाटा है। इसमें हम और चीज क्या समझ सकते हैं कि इंडिया का जो मतलब सूचांक में या इंडेक्स में कितने नंबर पर रखा गया है। तो इंडिया को रखा गया है, पूरे कंट्री का जो यहाँ पर कैलकुलेशन होता है दोस्तों, वो 193 पूरा देश का होता है। जिसमें अगर बात करें यहाँ पर तो 193 में कितना, 100 कितना रखा गया यहाँ पर, 130, 130 नंबर पर इंडिया रखा गया। मतलब पोजीशन थोड़ा सा हमारा क्या है, एक मतलब सीवियर कंडीशन में है, मतलब उतना ज्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि 193 कंट्री है उसमें हम 130 पर आते हैं। आपको आइसलैंड, आयरलैंड, ये आइसलैंड हो गया या किसी नॉर्वे हो गया, ये सब क्या रहता है, डेनमार्क हो गया, ऐसा आप देखते हैं हैप्पीएस्ट इंडेक्स में भी बहुत आगे रहता है। इस तरह का यूएनडीपी के इंडेक्स में भी बहुत आगे रहता है। लेकिन हमारा कंट्री का थोड़ा सा स्थिति यहाँ पर आपको गड़बड़ है, ये चिंताजनक विषय है, आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा, किस तरह से मेडिकल को बढ़ाए, किस तरह से हेल्थ, जो स्वास्थ्य, जो शिक्षा, इस पर काम करे। जैसे बिहार में भी आज के समय ये चीज हो रहा है, तो इस पर क्या होगा कि लोगों का क्या होगा, जीवन जो प्रत्याशी वो आपको ज्यादा बढ़ेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ देख लिया। तो इस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे दोस्तों, तो टाइम तो थोड़ा सा लगेगा, वीडियो आपको लेंदी हो सकता है, तो घबराए नहीं, लेंदी होगा लेकिन आप कुछ यहाँ पर सीख कर जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, इन विच सिटी वाज द एआई एक्शन समिट हेल्ड। जो एआई एक्शन का जो समिट हुआ था दोस्तों, अगर हम एआई एक्शन समिट की यहाँ बात करें, ये एआई एक्शन समिट हेल्ड किया, एक लाइनर का, वन लाइन का क्वेश्चन है, फरवरी जो 2025 में हमारा क्या होता है, एआई एक्शन समिट। आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में है, कंफ्यूज नहीं होना। ये फरवरी जो 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था, कौन से शहर में ये ऑर्गेनाइज हुआ था, होस्ट किया गया था। तो ये किया गया था आपको पेरिस में। कहाँ पर किया गया था, ये आपको पेरिस में किया गया था। तो पेरिस में किया गया था, कब किया गया था, ये फरवरी 10 और 11 फरवरी को ये आपको होस्ट किया गया था। इसमें हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है वो भी गए थे यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ पर एआई एक्शन समिट इसलिए लिया गया दोस्तों, एक नया तरह का समिट है। इसमें क्या होता है, एआई से रिलेटेड आज के समय में आप डीप फेक की बात करते हैं, बहुत सारा वीडियो सर्कुलेट हो जाता है, आपका मतलब जो पहचान है वो आपको क्या किया जाता है, आपसे ले लिया जाता है, या किसी तरह का आपको मतलब कि एक तरह से मतलब बोल सकते हैं बदनाम करने के लिए फोटो का यूज किया जाता है, क्रॉप किया जाता है। तो वो डीफेक का जो है, इसके लिए एआई समिट होता है कि मतलब किस तरह से चीज को बचाया जाए, किस तरह से उसे अच्छे से सस्टेनेबल वे में यूज किया जाए। तो ये सब आपको एआई एक्शन समिट में किया जाता है। तो इतना ज्यादा नहीं जाना। और ये फ्रांस में हुआ था। आप जानते हैं पेरिस कहाँ है दोस्तों, ये पेरिस कहाँ हमारा, फ्रांस में है। फ्रांस में तो पेरिस है। और ये एक वहाँ के प्रेसिडेंट अभी कौन है, इमैनुअल मैक्रोन, आप जानते हैं फेमस प्रेसिडेंट है वो इमैनुअल
मैक्रोन। तो ये चीज आपको वहां पर ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हमारा है, ये वन लाइनर था, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, एट द 96th एकेडमी अवार्ड्स, जो 96 का जो एकेडमी अवार्ड्स हुआ था, जिसे एम्मा स्टोन won the Oscar for actress in a leading role for her performance in which film। कौन सा ऐसा मूवी है दोस्तों, कौन सा ऐसा फिल्म है, बताया जाता है जिसमें कि 96 अकादमी पुरस्कार दिया जाता है फिल्म में अच्छा रोल परफॉर्म करने के लिए। वो कौन सी एक्टर है? एम्मा स्टोन नाम है उस एक्ट्रेस का, जो मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला है। तो मतलब फिल्म का एक तरह से ये ऑस्कर अवार्ड है, आप जानते हैं इस तरीके को, ये पूछा भी गया एग्जाम में। और इसमें कौन सा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ला ला लैंड, पुअर थिंग्स, द फेवरेट, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये जो दोस्तों ऑप्शन होता है उपरोक्त में से, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसमें आपको तीनों ऑप्शन रहता है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, एलिमिनेशन का भी एक प्रक्रिया होता है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट को सारा क्वेश्चन नहीं आता, जितने भी छात्र छात्राएं होते हैं सारा को क्वेश्चन नहीं आता। आपको जो प्रश्न को किसी तरह से एलिमिनेट करना भी एक मतलब कला होता है, वो आपको सीखना पड़ेगा। अब जैसे इस तरह का क्वेश्चन यूएनडीपी में, तो सूचांक में एक ही चीज हो सकता है, ऐसा नहीं कि चारों हो सकता है। तो एक ऑप्शन तो आप ऐसे डिलीट कर दीजिएगा, 3 आपके साथ बचेगा। उसी तरह से जैसे यहाँ पर एक्शन समिट, तो ऐसा नहीं कि एक्शन समिट है तो 4 मतलब कि कंट्री में या 4 जगह हो रहा है, वो एक ही जगह होता है, यहाँ से इसे एलिमिनेट कर दीजिएगा। तो ये सब भी एक कला होता है, आपको वो सीखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, तभी जाकर आपको इस तरह का एग्जाम में आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या था, जो हमारा ये 96 एकेडमी अवार्ड्स है, जो 96 जो 96 जो हमारा अकादमी पुरस्कार है, वो किसको मिला था? यहाँ पर पुअर थिंग्स को मिला था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये 2024 का पूछा गया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस डाटा से कंफ्यूज कर गए थे 96 और 97। जो 97 का जो अवार्ड है दोस्तों, जो 97 हमारा जो अकादमी, जो 97 जो अकादमी पुरस्कार है, 97 का जो अवार्ड है, वो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन को मिला था। किसको मिला था यहाँ पर? फ्रेंच प्रेसिडेंट, तो वो पहले का क्वेश्चन का था। ये मिला था आपको किसको? मीके मेडिसन को, जो आप जानते हैं एनोरा मूवी को अभी ऑस्कर मिला है, एक अच्छा मूवी के मतलब कि बेस्ट फिल्म के तौर पर अनोरा को आप जानते हैं। यह चीज याद रखना आपको, अनोरा क्या था हमारा? अनोरा जो था, उसमें एक मतलब कि मूवी में जो हीरोइन काम की है, मतलब एक बोल सकते हैं कि जो उसमें जो कहानी दोस्तों बताया गया है, वो मतलब उस तरह से एक सेक्स वर्कर थी, उसका पूरा कहानी, पूरा मतलब एक जीवन के बारे में बताया गया, क्या संघर्ष रहा है, किस तरह से उस जंजाल से वो निकल कर एक नया मतलब जीवन जी है। तो ये तरह से मतलब पूरा एक फिल्म को उस तरीके से उसमें बताया गया, दिखाया गया। तो ये आपको कौन थी वहां पर, इसकी जो मतलब कि एक्ट्रेस थी, जो वहां आपकी मतलब जो हीरोइन का जो रोल निभाई थी एक्ट्रेस का, उसका नाम क्या था यहाँ पर? मिकी मेडिसन। क्या नाम था? मिकी मेडिसन। ये चीज आपको ध्यान रखना, क्या नाम था यहाँ पर? मिकी मेडिसन। तो दोनों मैं स्लाइड में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि क्यों नहीं, ये नहीं हो कि आपको ये पता चले तो ये नहीं, तो दोनों सेम चीज है, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का अंतर है यहाँ पर। तो मिकी मेडिसन था, क्या नाम था इसका? मिकी मेडिसन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। हो सकता है कि आपको ये बिहार सीजीएल में पूछ दिया जा सकता है, हो सकता है आपको एसआई में पूछा जा सकता है, या ये भी हो सकता है एडीओ में पूछा जा सकता है। तो ये 2025 का आपको लेटेस्ट न्यूज है। तो यहां तक आपने समझ लिया। फिर जो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो चौथे नंबर की अगर बात करें, क्वेश्चन आपको यहाँ विजिबल हो रहा होगा अच्छे से, आई थिंक। किसी तरह का अगर कोई जूमिंग प्रॉब्लम हो रहा है तो बात बोल सकते हैं। तो विच यहाँ बताया जाता है, विच गुजराती फिल्म वॉन द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज। तो इसमें क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो किस गुजराती फिल्म ने, मतलब किस गुजराती फिल्म ने क्या किया यहाँ पर, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय समसामयिक, राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। मतलब दोस्तों एक ऐसा मूवी था, आपने भी देखा होगा, ये मूवी मैंने भी देखा, बहुत अच्छे तरीके से ये गुजरात में मेनली शूट किया गया मूवी। गुजरात का पूरा एक कल्चर के बारे में बताया गया है, वहां पर किस तरह से महिला को जो सशक्तिकरण हो रहा है, जो आपके समय में, आज के समय में हम भी यहाँ देख रहे हैं जीविका दीदी के रूप में, चाहे जो मतलब बहुत सारा एक पॉलिसी बिहार गवर्नमेंट, बिहार सरकार लेकर आई है। तो ये मतलब कि उस तरह का मूवी है। आपको इस मूवी का नाम क्या है? कच्छ एक्सप्रेस। इस मूवी में जो रोल निभाया गया है, इस मूवी को जो पूरा तरीके से प्रदर्शित किया गया, दिखाया गया, उसमें सामाजिक में मतलब कि क्या परिवर्तन लाया जा सकता है। जो लोग, महिलाएं क्या होती है कि मतलब जो जानते हैं कि आज भी मतलब एक पैट्रियार्कल सोसाइटी, पैट्रियार्कल माइंडसेट चल रहा है, बहुत हद तक वो खत्म हुआ है, लेकिन फिर भी एक मतलब जो शब्द पितृसत्तात्मक जो समाज की बात हम बोलते हैं, वो पितृसत्तात्मक समाज बोलते हैं, या बोल सकते हैं आपको पैट्रियार्कल सोसाइटी बोला जाता है। तो माइंडसेट आज भी है। तो वो उसमें क्या हो रहा है कि जो मतलब इसमें बताया गया किस तरह से वो बाहर निकलकर एक नया मतलब कि बोल सकते हैं कि सेक्टर, या बोल सकते हैं
नया मतलब कुछ बिजनेस शुरू करती है। तो वो एक अच्छा मूवी है, देखिएगा जरूर, एक फैमिली मूवी है, आप फैमिली के साथ अच्छे से देख सकते हैं और एक आपको कुछ सीखने को मिलेगा। संघर्ष का कहानी बताया जाएगा, कितने आज के समय में महिलाओं का ये संघर्ष रहता है, क्या सशक्तिकरण सरकार कर रही है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छा मूवी है। इसे यहाँ पर क्या मिला है, गुजराती फिल्म है, 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। तो ये चीज आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो और आप बात समझे, यहाँ पर क्या रखना, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें तो कौन सा मूवी है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा मूवी है हमारा यहाँ पर, कौन सा मूवी था, एक मिनट। तो जो मूवी था हमारा कच्छ एक्सप्रेस था, अच्छा मूवी, आप उसे वहां पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वो हिंदी का था, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया, एक मिनट एक मिनट, क्या करने की जरूरत नहीं है, मिल जाएगा। चलिए, तो ये चीज़ है आपको। चलिए पांचवें क्वेश्चन नंबर पर आते हैं, फिफ्थ को। ये ओरिजिनल क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा आपको मतलब कि विजुअलाइजेशन में या बोल सकते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब कि जूमिंग करने पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा फट रहा क्वेश्चन, तो वो उससे दिक्कत जरूरत नहीं है, बाकी मैं पढ़ ही दे रहा हूँ। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। चलिए ठीक है, इतना ही पर सही है। तो ये जो पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे यहाँ पर देख सकते हैं आप, पांचवा जो क्वेश्चन इसमें बताया जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन वाज ए रेसिपिएंट ऑफ द रामन मैग्सेसे अवार्ड। अब दोस्तों जो रामन मैग्सेसे अवार्ड होता है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को, मतलब रैमन मैग्सेसे अवार्ड व्यक्ति को भी दिया जाता है और संगठन को भी दिया जाता है, ये 2024 में रैमन मैग्सेसे जो पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये किस संगठन या किस व्यक्ति को हुआ। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज ये कर गए कि सबको लगा यार रैमसन मैग्सेसे अवार्ड है, एक ही आदमी को मिल सकता है ज्यादा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये एक से अधिक है। क्या है यहाँ पर, एक से अधिक मतलब कि इंडिविजुअल को या बोल सकते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पर दिया गया। और ये 2024 में, अभी 2025 का तो नहीं दिया गया, 2024 की बात करेंगे। अब यहाँ पर जो समझने वाली जो बात है दोस्तों, ये रैमन मैग्सेसे अवार्ड होता क्या है, ये जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड है, ये आपको अवार्ड होता क्या है। ये इस तरह का अवार्ड होता है दोस्तों, किसी तरह से आपने कुछ ब्रेवरी का काम किया है, मतलब किसी तरह से आपने बहादुरी दिखाई है किसी चीज को लेकर। जैसे आपने देखा होगा कोई मतलब कि जर्नल कोई जर्नलिज्म है या किसी तरह का कोई न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं, तो उस बहादुरी से मतलब कि किसी चीज़ को दिखाना, किसी मतलब कोई पर्यावरण के चीज़ को दिखाना, या किसी तरह के कहीं किसी तरह का बोल सकते हैं कि किसी के साथ अगर कोई घटना घट रहा है, उस घटना को कोई नहीं दिखा रहा, लेकिन वो चीज़ को दिखा रहे, एक समाज के लिए वो क्या है, एक प्रेरणा है। तो उस तरह के घटना को या किसी तरह से मतलब बोल सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उस एक्सप्लॉयटेशन को वो लेकर आ रही है। जैसे आपने देखा होगा रवीश कुमार को ये चीज़, आपको रैमसन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो किसको मिला रैक्सन अवार्ड, ये तीनों मतलब जो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया एबीसी, ये तीनों को मिला। इसमें अगर यहाँ पर देखें तो कौन होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये फुतोंसो कर्मा, क्या नाम है इसका, फुंसो कर्मा, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट और मियाजाकी हायायो। तो ये जो तीनों है, इसको किस किस चीज में मिला, तो ये भूटानीज के हैं। भूषण कर्मा ये सोशल सर्विस थे, तो भूटान के हैं ये, समझे, तो ये भूटानीज है, इनको मिला है। फिर रूरल डॉक्टर्स जो मूवमेंट था, ये रूरल डॉक्टर्स जो मूवमेंट था दोस्तों, ये थाई ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, ये एक संगठन है थाई का, थाईलैंड में है, जो कि मतलब एक पूरी तरीके से अवेयरनेस फैलाता है, मतलब एक तरह से पूरे लोगों को मतलब एक कैंपेनिंग अवेयरनेस के रूप में मतलब पूरा लोगों को बताता है, मतलब कि हेल्थ के रिलेटेड, स्वास्थ्य से संबंधित। तो ये आपको कहाँ है, ये थाई ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, समझ रहे हैं ना। फिर नेक्स्ट देख ले, इसलिए हम एनालाइज कर रहे हैं दोस्तों कि ये करंट का अभी के समय में का एग्जाम हम लोग यहाँ पर दे कर आ रहे हैं, मतलब एग्जाम आपने अभी दिया है, तो क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन आपको रिपीट किया जा सकता है, समझ रहे हैं ना आप। क्वेश्चन आप देखेंगे, अभी एग्जाम का एक नोटिफिकेशन आया, सब एग्जाम आपको लगातार होने वाला, तो इसलिए हमने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। फिर अगर मियाजाकी हवायो देखें, मियाजाकी जो हायायो है, ये क्या है, ये भी एक तरह से बोल सकते हैं कि जो आपने गिबली आर्ट देखा होगा, गिबली आर्ट देखा होगा, बीच में बहुत ज्यादा मतलब गिबली आर्ट चल रहा था, आज के समय तो कुछ नया चल रहा है जो ट्रेंड है, लेकिन बीच में गिबली आर्ट का ट्रेंड हो, सारे लोग जो व्हाट्सएप के जो बोल सकते हैं प्रोफाइल में भी गिबली आर्ट का फोटो लगाते थे, तो उस पर भी बहुत सारा विवाद भी हुआ था। लेकिन एक गिबली आर्ट था, चलो मतलब एक सोशल मीडिया का चीज था, तो वो मतलब एक हवा की तरह आता है, झोंका की तरह आया, चला, कुछ ट्रेंड रहा, फिर वो वापस, फिर वो खत्म हुआ, फिर नया ट्रेंड आया। तो वो इसमें जो गिबली आर्ट के जो मतलब फाउंडर थे, जो उसने बनाया था, ये बहुत पहले बन चुका था, लेकिन ये जो सोशल मीडिया में ये बाद में आया, तो ये गिबली आर्ट के ये मतलब एक तरह से पूरा संस्थापक थे, फाउंडर थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, जापानीज है।
मियाजाकी, आप मानते हैं मियाजाकी फॉरेस्ट जो होता है, एक मेथड होता है, मियाजाकी एक साइंटिस्ट थे, वो भी मियाजाकी उनका भी नाम था, तो ये जापानीज है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ तक हमने क्या किया, डिस्कशन किया। फिर जो नेक्स्ट हमारा यहाँ का बात करें आगे, कौन था इसमें, मोर देन अबव होगा। फिर अगर देखें जो नेक्स्ट हमारा ये साइंस टेक का है, साइंस टेक का भी दोस्तों इस बार का बहुत मतलब एक तरह से बोल सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि लोगों का दिमाग चकरा गया। साइंस टेक में क्या होता था, पहले किसी एक स्टेटमेंट दे दिया, आपसे पूछ दिया जाएगा। अब क्या पूछा गया है कि मतलब इसमें से क्या एक मतलब बोलते हैं यूपीएससी का पैटर्न को थोड़ा सा साइंस टेक में डाला गया। इसमें इस तरह से पैटर्न को डाला गया कि हर एक स्टेटमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पर फॉल्स दे देता है ना दोस्तों, तो और ज्यादा झंझट क्या हो जाता है उसमें कि आपको हर एक स्टेटमेंट जानना जरूरी होता है। हर एक जो कथन है, सारा कथन आपको क्या करना पड़ता है, अच्छे से विस्तार में अध्ययन करना पड़ता है, तभी जाकर आप उस चीज को सही आंसर कर सकते हैं, उत्तर सही आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट आकाश तीर। तो आकाश तीर क्या है, मतलब जो मतलब मेनली बनाया गया है, उसमें बताया जाता है कि कौन सा कथन यहाँ पर मतलब सही है। तो आकाश तीर क्या है, एक डिफेंस बोल सकते हैं, डीआरडीओ द्वारा एक डिफेंस का पर्पस के लिए आपको बनाया गया डिफेंस प्रणाली है। आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली है। क्या है ये आकाश तीर, भारतीय क्या ये भारतीय सेना के एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है। ये भारत की व्यापक C4ISR प्रणाली को सहजता में से एकीकृत करता है। और ये क्या करता है, ये निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के रणनीतिक बदलाव दर्शाता है। उपरोक्त में से एक सत्य, मतलब इसमें से आपको चारों ऑप्शन दोस्तों, तीनों ऑप्शन सही था, ये तीनों ऑप्शन को यहाँ पर बताता है। तो ये चीज आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम बीपीएससी आयोग के आंसर्स की बात करें, अगर हम बीपीएससी आयोग के आंसर्स की बात करें, तो उसने भी यहाँ पर अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पर उसने भी मतलब ऑल ऑफ दी एवन ऑप्शन दिया है। और खासकर जो साइंस टेक का जो ऑप्शन होता है ना दोस्तों, उसमें अगर आपको लग रहा है कि मतलब कि अगर नहीं आप किसी तरह के कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं, समझ रहे हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन को उस तरह से पढ़िए, स्टेटमेंट को, कि मतलब कुछ इस तरह से काम कर रहा है कि इस देश के हित में काम कर रहा है, समाज के हित में काम कर रहा है, या मतलब बोलते डिफेंस के हित में काम कर रहा है, तो आपको वो ऑप्शन ज्यादातर मतलब कि केस में सही होता है। ये चीज मतलब यूपीएससी में भी देखने को आपको मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो ये चारों ऑप्शन इसका क्या है, आपको सही है। तो ये क्या है, इट रिफ्लेक्ट्स ए स्ट्रेटजिक शिफ्ट फ्रॉम पैसिव डिफेंस टू प्रोएक्टिव रिटेलिएशन, और CFR से इंटीग्रेट करता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। साइंस डे का न्यूज था, इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर नेक्स्ट देखें जो हमारा सातवां है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस प्लेटफॉर्म्स आर पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोइंग इंडिजिनस मिलिट्री इकोसिस्टम सपोर्टेड बाय द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से था, कौन सा डिफेंस प्लेटफॉर्म, मतलब कि बोला जाता है आज के समय इंडिजिनस जो हम भारत में बना रहे हैं, वो कौन सा यहाँ पर सपोर्ट करती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो इसमें क्या बताया गया, निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है। कौन कौन सा हम लोग मतलब क्या करते हैं, इंडिजिनियस बना हुआ, मतलब भारत में बना हुआ चीजों को हम लोग यूज करते हैं डिफेंस पर्पज के लिए, हमारे सैन्य शक्ति को दिखाने के लिए, सैन्य प्रणाली का हिस्सा है। तो इसमें क्या है, F-35 लाइटनिंग सेकेंड, ये हमारा है। प्लस देखिए मुख्य युद्ध टैंक MBT अर्जुन, क्या है, मेन बैटल टैंक अर्जुन है। एडवांस्ड टोन्ड आर्टिलरी गन सिस्टम है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। और क्या है यहाँ पर हमारा, उपरोक्त में से अधिक, तो मतलब ऑप्शन तो आपके पास तीन ही दे रहा है। ये चीज तो आपको आसान कर दिया यूपीएससी, लेकिन ये आपको देखे बहुत कंफ्यूज करता है। तो इसमें से आपको डी ऑप्शन सही होगा। तो देखिए दो साइंस टेक का क्वेश्चन था, उसमें से आपका सारा मतलब क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन आपका क्या है उसमें सही है। तो मोर देन दी अबव आपको सही है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर कम से कम दो भी सही हो गया ना, तो आपको मोर देन अबव भी लगाना पड़ेगा। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज ए होलोकास्ट डे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज इंटरनेशनल डे आपको याद, जैसे अर्थ डे हो गया, योगा डे सभी जानते हैं, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। अर्थ डे सभी लोग जानते हैं, इन्वायरमेंट डे 5 जून को जानते हैं। फिर उसी तरह से अभी अगर बात करते हैं, वेटलैंड डे भी मनाया जाता है जो 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो कुछ कुछ जो जैसे ओजोन डे भी दो, आपको मतलब कि इससे ये पता चलता है कि जो एग्जाम में यूपीएससी के एग्जाम में भी आपको डे से क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है। तो दो मतलब डे से क्वेश्चन पूछा गया, 2 दिवस के, एक ओजोन दिवस के बारे में पूछा गया, और एक हमारा होलोकास्ट, होलोकास्ट को क्या बोला जाता है, होल मेमोरियल डे। तो ये जो मेमोरियल डे था दोस्तों, ये कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, वो चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो हमारा जो इसमें सही है दोस्तों, 8वां में ये जनवरी 27 है। कौन सा है ये, जनवरी 27 है। ये चीज ध्यान रखना, होलोकास्ट मेमोरियल। ये होलोकास्ट मेमोरियल डे होता क्या है, तो होलोकास्ट जो मेमोरियल दिवस है दोस्तों, ये मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है। इसमें ये चीज हुआ था कि ये यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली द्वारा यह शुरू किया गया था। किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशनल जो यूएन बॉडी है दोस्तों, उसके द्वारा यह चीज आपको शुरू किया गया था
2005 में। कब शुरू किया गया था ये? 2005 में शुरू किया गया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता था, अगर स्टेटमेंट बनाती बीपीएससी तो ये भी आपसे पूछा जा सकता था। और ये क्या होता है, एक एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब एक तरह से याद किया जाता है उस दिन को। होलोकास्ट मींस क्या होता है, बहुत सारे एक संहार होता है, मतलब बहुत सारे, जैसे आपने देखा होगा इसके हिटलर के बारे में। हिटलर क्या करता है, गैस चैम्बर में बहुत सारे बच्चे को, मतलब कि जो भी जीव्स रहते थे उसको अंदर डाल के पूरा गैस चैम्बर ऑन कर देता था गैस को, और सबको मतलब एक मतलब जहरीला गैस होता छोड़ देता था, बहुत सारे लोग मर जाते थे, मतलब लाखों में लोगों को उसने मारा है। मतलब सबसे बड़ा एक जेनोसाइड के रूप में उसे हॉलोकास्ट बोला जाता है। तो ये मेनली जो हॉलोकास्ट हुआ था दोस्तों, तो ये जनवरी 27 को इसलिए मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है कि एनिवर्सरी हुआ था, एनिवर्सरी के रूप में एक तरह से याद करते हैं इसको। तो इसमें जो एक बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन जो एक्सटेंशन कैंप था, वो सोवियत ट्रूप के द्वारा ये छोड़वाया गया था आपको 1945 में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो सोवियत ट्रूप्स ने मतलब उस तरह से सोवियत यूनियन था वो मतलब कब्जा उस तरह से कर लिया था, मतलब एक टर्मिनेशन या बोल सकते हैं कंसंट्रेशन कैंप बना दिया था, लोगों को वहां रख के वो मार देता था। तो उस चीज को यहाँ पर छोड़ाया गया था, इसलिए होलोकास्ट मेमोरियल डे आपको मनाया जाता है। उतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको याद रखना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा यह शुरू किया गया था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देख रहे हैं जब डिटेल में डिस्कस करते हैं तो बहुत समय लग जाएगा। अभी 8वें नंबर पर ही है। फिर 9वां नंबर, अगर 9th क्वेश्चन देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो 9th नंबर है। तो बानो मुश्ताक के बारे में हम लोग बात करेंगे। बानो मुश्ताक कौन थी दोस्तों? आप जानते हैं कि नोबेल जो लिटरेचर जो अवार्ड मिला है, जो निवेचर नहीं, इंटरनेशनल जो बुकर प्राइज मिला, बुकर प्राइज से क्वेश्चन पिछले बार ही पूछा गया, 2 साल से रिपीट किया जा रहा है। तो ये इंटरनेशनल जो बुकर प्राइज है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज, जो अच्छा किताब के रूप में जिसे जाना जाता है कि आप अच्छा साहित्य लिखते हैं, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो जो बुकर बानो मुश्ताक को जो पुस्तक दिया गया था, क्या होता है कभी कभी अगर बुकर प्राइज पूछा जाएगा किनको मिला है, लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं पूछा, यहाँ पे ये पूछा गया कि बानो मुश्ताक को किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। तो बुकर पुरस्कार किनको मिला यहाँ पर, किसके लिए मिला? हर्ट लैम्प के लिए मिला। हर्ट लैम्प के नाम से किताब था उनका, तो हर्ट लैम्प से मिला है 2025 का इंटरनेशनल बुकर पर। एक और क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड, वो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। तो एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन भी बीपीएससी आपको एग्जाम में पूछ देती है, और ये इस तरह से पूछती है, एक यहाँ रहेगा तो एक आपको सीधे 150 नंबर 150 नंबर पड़ेगा, मतलब 40 नंबर पड़ेगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा अरे ये क्वेश्चन हम बनाए थे, लेकिन वही क्वेश्चन से वो भी सॉल्व होगा। ये चीज ध्यान रखना है। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ रहे हैं ना? ये क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट इसमें कुछ और जानकारी अगर देख ले, तो आप जानते हैं कि जो ये ट्रांसलेट किया गया था, अगर इसमें ये क्वेश्चन पूछ दिया था, क्योंकि ट्रांसलेट इसको बुकर प्राइज जो था ये मतलब हर्ट लैम्प था, इसको ट्रांसलेट किया गया, ये आपको देख सकते हैं ना, ये आपको कन्नड़ लैंग्वेज में, ये चीज ध्यान रखना है। कन्नड़ लैंग्वेज जो कि एक क्लासिकल लैंग्वेज भी है, किस में है? कन्नड़ लैंग्वेज में है। और ये जो ट्रांसलेट किया गया था हर्ट लैम्प को, किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था? दीपा भस्टी द्वारा ट्रांसलेट किया गया था। किसके द्वारा यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया था? दीपा दीपा किसके द्वारा? भस्ती द्वारा। दीपा भस्ती द्वारा यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया था, समझे? हिंदी में मतलब ट्रांसलेट किया था, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये कन्नड़ में लिखा गया था हर्ट लैम्प। तो ये चीज हमारा क्या है यहाँ पर आपको याद रखना है। और ये अगर इसका थीम देखे दोस्तों, थीम क्या था कि पैट्रियार्कल सोसाइटी, जो पितरात्मक समाज है, उसको लेकर ये पूरा बताया गया था। इसमें एक तरह से बोल सकते हैं कि जो कन्फ्लिक्ट होता है जो सोसाइटी में, समाज में, जो किसी तरह की विवाद आप देखते हैं महिलाओं को लेकर या किसी तरह का, तो वो विवाद को पूरी तरीके से एक फोक स्टोरी तरह, मतलब कि पूरी लोक कथा की तरह आपको लिखा गया है, समझ रहे हैं? तो ये भी आपसे थीम भी पूछा जा सकता है। तो देखते हैं एक क्वेश्चन से 4-4 5-5 क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें, अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी, आप देख लीजिए दोस्तों, अभी जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर आपसे नहीं पूछा गया, बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा यार ऑपरेशन सिंदूर ने पूछा गया, एक ऑपरेशन इतना चला, इतना मतलब कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बहुत जगह चर्चा भी इनका किए, मतलब एक तरह से देश के लिए भी एक अच्छा, मतलब बोल सकते हैं कि सैन्य शक्ति दिखाने का एक पूरा मौका भी मिला, हम लोग ने दिखाया भी। तो ये मतलब एक बोल सकते हैं, और हमने बदला भी लिया उस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। तो ऑपरेशन सिंदूर से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन उससे रिलेटेड आपको इंडस वाटर ट्रीटी पूछ दिया गया, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, क्योंकि जो पहलगाम में जो अटैक हुआ था टूरिस्ट पर, जितने भी भारतीय जो टूरिस्ट थे जो घूमने गए थे उन पर अटैक हुआ था, उसमें 26-27 लोग मतलब कि मारे गए थे, और वो मतलब आतंकवाद द्वारा।
तो आतंकवादी और मारा गया था, तो मारे गए थे वो लोग, तो उनके लिए वो मतलब कि हमारे जो गवर्नमेंट ने क्या ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। लेकिन गवर्नमेंट उससे पहले ने क्या किया कि बहुत सारा जो मतलब एक ट्रेड चलता था या किसी तरह का जो हमारे साथ जो सरकार मतलब कि दो देशों के बीच में बहुत सारा मतलब एक रिलेशंस होता है, ट्रेड रिलेशंस हो गया, पॉलिटिकल हो गया, तो वो सारा चीज़ उसने खत्म कर दिया, हमारी सरकार ने खत्म कर दिया। और जो इंडस वाटर ट्रीटी था, जो सिंधु जल संधि की बात करें, तो वो सिंधु जल संधि को भी वो खत्म कर दिया गया, समझे। लेकिन स्टूडेंट ने क्या पढ़ा, सिर्फ सिंधु जल संधि को पढ़ लिया करंट अफेयर्स में, हाँ इसको खत्म कर दिया, पानी नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, पानी आप क्या करेंगे, नहीं देंगे, आज जब मन करेगा छोड़ देंगे पानी, बर्बाद हो जाओगे, डूब जाओगे, यही ना सब लोग बोल रहे थे, न्यूज में भी यही आ रहा था। लेकिन जो आप छात्र हैं, छात्राएं हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपको ये चीज न्यूज में वो चीज तो देखना ही है, प्लस ये चीज देखना है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम इस चीज को किस तरह से देखें। तो देखने का एक नजरिया आपको बदलना पड़ेगा, अपना आपको जो सोच है बदलना पड़ेगा, तभी जाके करंट अफेयर्स आप चीज़ों को पढ़ पाएंगे। और अपने सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे किस तरह का झगड़ा चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप झगड़ा में घुस जाए, झगड़ा को देख रहे हैं, उस झगड़े को आप किस तरह से लिख सकते हैं एग्जाम में, किस तरह से उस झगड़े को आप देख सकते हैं, जैसे प्रोटेस्ट ही चल रहा है, किस तरह से चीज चल रहा है, तो ये सब सारा चीज आपको क्या होता है करंट अफेयर्स के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। किसी भी देश से कोई तरह का अगर युद्ध चल रहा है, तो जो इंडस वाटर ट्रीटी था दोस्तों, इसमें बताया जाता थ्री ईस्टर्न रिवर, जो तीन ईस्टर्न रिवर्स है, ये इंडिया को एलोकेट किया गया। वेस्टर्न रिवर, जो थ्री वेस्टर्न रिवर्स है, जो पूर्वी और पश्चिमी जो मतलब नदियां है, जो थ्री वेस्टर्न रिवर्स है, ये पाकिस्तान को एलोकेट किया गया। तो इसमें क्या है, पूछा गया कि कौन सा इसमें नहीं है। तो इसमें आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन तो यही हो जाएगा, इसमें तीन पूर्वी नदियां भारत के को आवंटित की गई है, लेकिन कौन सी उनमें से शामिल नहीं है, तो इसमें से झेलम आपको शामिल नहीं है। तो इसको याद रखने का एक तरीका है दोस्तों, एक सीजीआई, आप जानते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये सीजीआई वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इसमें आपको याद रखना है, यहाँ पर सी से आपको चेनाब, जे से आपको झेलम, और आई से क्या है, इंडस। तो ये तीन ऐसी नदी है इंडस वाटर ट्रीटी के, थ्री ईस्टर्न रिवर्स आर लोकेटेड टू इंडिया, विच आर द फॉलोइंग आर नॉट ऑफ देम। तो ये सब क्या है, आपको वेस्टर्न रिवर है दोस्तों, समझ रहे हैं ना, ये ईस्टर्न है तो ये वेस्टर्न है। तो आपको वेस्टर्न ये है, ये क्या है, वेस्टर्न है हमारा। ईस्टर्न हमारा किसमें क्या हो जाएगा, इसमें रवि, ब्यास और सतलुज। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना, रवि, ब्यास, सतलुज, ये क्या रहा हमारा ईस्टर्न रिवर। इसमें रवि सतलुज नहीं होगा, और ब्यास भी अगर रहता तो ऑप्शन नहीं होता, तो नन ऑफ द अबव ऑप्शन आपको इसमें डाला जा सकता था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना था। इंडस वाटर जो ट्रीटी हुआ था, इसमें जो जानने वाली बात क्या है हमारा, कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन कब हुआ था, 1960 में हुआ था, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये मतलब एक तरह से मध्यस्थता किया गया था, बोल सकते हैं कि एक बोलते हैं ना कि मध्यस्थता या किसी तरह का मेरिट मेरिट बोल सकते हैं, मेडिएशन जो किया जाता है इंटरमीडिएरी के रूप में, तो वो मतलब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 1960 में किया गया था। बताया गया था कि मतलब इतने % पानी का आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पर किसी तरह का आप डैम नहीं बना सकते हैं रिवर पर, जो पानी स्टोर कर, रनिंग ऑफ डैम बना सकते हैं कि पानी आपको ऊपर से अगर आ रहा है पानी, मतलब ऊपर से अगर पानी मतलब नदी में बह रही है, तो वो पानी को आप रोक नहीं सकते, उस तरह से पानी को आप यूज कर सकते हैं कि वो आपको टरबाइन को नचा के बिजली आप बना सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन पानी को रोकना नहीं है, पानी को आपको जाने देना। तो ये ट्रीटी था 1960 में हुआ था। फिर इस ट्रीटी को बार बार मतलब रिव्यू किया जाता है, बार बार इसको फिर से रिव्यू करके कुछ नया नया इसमें एडिशन किया जाता है। लेकिन इस बार कुछ समय से पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा अभी के समय विवाद चल रहा है, युद्ध चल रहा है, आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ हमला करते रहती है, मतलब कभी आतंकवाद का, वो खुद मतलब देश कंगाल है, और ज़्यादा मतलब भारत को भी परेशान करती रहती है। तो वो देश मतलब इसके कारण मतलब वो कुछ चाहता भी है, तो मतलब इंडिया उसको दे नहीं सकती, क्योंकि वो क्या है, हरदम दुश्मनी आपको मतलब कि देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको होता ही रहता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वैसे मिलिट्री पावर में देखें दोस्तों, तो इंडिया अभी चौथे नंबर पर है, मिलिट्री में हम लोग बहुत आगे निकल गए, जो हमारा मिलिट्री पूरा कैपेबिलिटी है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इतना समझ में आ गया। फिर 11 नंबर की बात करें क्वेश्चन की, इसमें बताया गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर डेवलप्ड बाय यूएनडीपी। तो ये दोस्तों कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। ये जो कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर है, क्या है इसका नाम पूरा, यहाँ पर देख सकते हैं यूएनडीपी द्वारा, ये भी यूएनडीपी का 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। यूएनडीपी हमने देखा जो मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या मतलब कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और यूएनडीपी का क्या है यहाँ पर, जो विकसित क्षमता गरीबी माप, सीपीएम उसको बोला जाता है, विकसित क्षमता गरीबी माप के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, सही है और नहीं है, सही नहीं है।
ये इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आ जाते हैं, स्पीड में पढ़ना होता है, 150 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एक तरह से स्टेटमेंट दे दिया तो 2 घंटा में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि 150 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन को एक छांटना भी, एलिमिनेट करना भी जरूरी होता है और गौर से पढ़ना भी होता है, थोड़ा सा फोकस करके। तो सबसे पहला स्टेटमेंट इसमें क्या दिया गया है, अगर हम सबसे पहला स्टेटमेंट की यहाँ बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो हमारा इसमें दिया गया है कि सीपीएम में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में वाले कुपोषण को शामिल किया गया। में बाल कुपोषण को शामिल किया, चाइल्ड आपको जो बोल सकते हैं न्यूट्रिशमेंट है, चाइल्ड न्यूट्रिशन है, उसको शामिल किया गया, मेल न्यूट्रिशमेंट को। शिक्षा और ज्ञान के अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता, जो इलिटरेसी है, महिला का जो मतलब पूरा इलिटरेसी है, निरक्षरता है, वो शामिल किया गया। या पुरुष निरक्षरता को मतलब फीमेल मेल इलिटरेसी को गरीबी का एक प्रमुख संकेतक मानता है। इसमें क्षमता गरीबी के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वच्छ पेयजल तक पहुंचने की कमी शामिल है। तो ऐसा है दोस्तों कि एक ही भी स्टूडेंट से, अब मुझे नहीं लगता है कि कोई बना पाएगा इस चीज को। अगर किसी ने एक तो पहले ये सीपीएम पढ़ा नहीं होगा, सीपीएम में पढ़ा होगा तो आप डाटा याद रखिए, ये इतना कोई याद रखता है मतलब कि बीपीएससी के लिए। चलिए आप यूपीएससी दे रहे हैं तो इस चीज को आप एनालिसिस के रूप में पढ़ लीजिएगा, वहाँ करंट अफेयर्स भी थोड़ा सा उस लेवल का होता है, लेकिन आप ये चीज नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि इस तरह से बीपीएससी आपसे पूछ सकती है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का पैटर्न आप देखिए, मतलब चारों को आप ऑप्शन पढ़ के भी आपको समझ में ना कि इसमें हम क्या सही करें क्या गलत करें। तो कोशिश कीजिए इस तरह के क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको यहाँ पर अगर सोचने का क्षमता उस समय लग रहा है कि हम बना सकते हैं तो फिर बनाइए, बाकी इस क्वेश्चन को आप लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए, यही मेरा मतलब यहाँ पर एडवाइस होगा और यही करना भी चाहिए। तो इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो अगर बताया गया है 11वां नंबर में, तो इसमें बताया जाता है यहाँ पर ये जो मतलब यूएनडीपी के द्वारा ये जो विकसित क्षमता गरीबी माप है, इसमें बताया था ये पुरुष का जो निरक्षरता है, इसमें इसको एक प्रमुख मतलब संकेतक नहीं माना जाता है। ये तीसरा ऑप्शन अगर आप करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन आपको कट जाएगा, फिर 1-2 आ जाए, तो 1-2 में आप देखिए यह महिला के निरक्षरता को डाला जाता है, तो ये 1-2 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये और ये दोनों ऑप्शन में आपको बचना है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बीपीएससी आयोग ने अगर देखे तो मतलब ये इसी तरह से क्वेश्चन है, बीपीएससी आयोग ने भी यही दिया है, ये चीज आपको ध्यान रखना। सीपीएम इंक्लूड चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन और ये फीमेल इलिटरेसी, ये आपको दोनों क्या है इसमें गलत है, ये चीज आपको ध्यान रखना। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का इसमें आपको चर्चा नहीं किया जाता है। और कौन सा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो गया इसमें, 11 हो गया। नेक्स्ट हम देखें 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, स्लाइड दिख रहा है, विजिबल है, हाँ। तो 12 नंबर में क्या बताया जाता है दोस्तों, यहाँ पर अगर 12 नंबर की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं अप्रैल सितंबर में 2024 से 25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है, समझ रहे हैं ना। मतलब कि यहाँ पर नॉट ऑप्शन आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, नॉट देख रहे हैं बीच में छुपा हुआ है, क्वेश्चन के बीच में ये छुपा हुआ नहीं, ये नहीं ऑप्शन आपको क्या करना है, देखना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो छोड़िए ऑप्शन को, पहले आपको नहीं जो ऑप्शन है वो नहीं ऑप्शन को आपको क्या करना वहां पर देखना है, तभी जाकर आप क्या कर पाएंगे, वहां पर चीजों को समझ पाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो बताया जाता है कौन सी वस्तुएं जो ज्यादा से ज्यादा हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का जो मतलब पूरा कमोडिटीज है, मतलब जो चीज हम आयात निर्यात करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट का बोल रहे हैं, तो निर्यात करते हैं, तो कौन सा इसमें से नहीं है, तो पेट्रोल उत्पाद, लोहा इस्पात, बासमती चावल। तो ये 10वें में बताया जा रहा है। अगर इसमें हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, जो हमारा 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर जो ऑप्शन है बासमती चावल, ये बासमती चावल का एक्सपोर्ट हम करते हैं पंजाब रीजन से, बंगाल रीजन से, ये सब बिहार रीजन से बासमती चावल हम लोग अच्छे से उगाते हैं। तो बासमती चावल हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सारे कंट्री में, लेकिन ये हम लोग इतना ज़्यादा नहीं करते कि मतलब कि 10 जो कमोडिटी है उसके मतलब कि जो मतलब 10 जो पूरा निर्यात का जो वस्तु है उस वस्तुओं के बीच में इसको रखा जा सके। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, समझ रहे हैं ना। इसमें इतना ही आपसे पूछा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ आपको डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हम लोग, नेक्स्ट क्या है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये मैंने क्लास लिया है, बहुत अच्छे तरीके से क्लास लिया है। अगर आप यूट्यूब पर बहुत सारा क्लास देखेंगे, 5 मिनट 10 मिनट का सीरीज होता है दोस्तों, तो देखिए ये क्वेश्चन आप देखिए, फिर 5-10 मिनट का आप सीरीज देखिए, आपसे नहीं बनेगा, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ।
क्योंकि आप वहां पर क्या करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट का सीरीज देखे कि भाई से कर दिए, 2 पॉइंट यहाँ 2 पॉइंट यहाँ 3 पॉइंट यहाँ, ऐसे रट लिए, खत्म बात। तो ये चीज आपको मतलब इससे सवाल नहीं बनने वाला है, समझ रहे हैं ना। थोड़ा सा करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, समझ रहे हैं, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, जो वन आवरण वृक्ष आवरण, ये पूरा जो सर्वे का रिपोर्ट है, जैसे अभी सेंसस होने वाला है, पूरा मतलब सर्वे होने वाला है, तो ये सबको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, वैसे काम नहीं चलेगा। जैसे आप सोच रहे हैं वैसे काम आपको नहीं चलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ बताया गया जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, जो हमारा भारत वन स्थिति का रिपोर्ट है 2023 में, जानते हैं ये बाइनियल 2 साल में निकाला जाता है, इसे बाइनियल बोला जाता है। यहाँ पर 2 साल के अंतराल में निकाला जाता है ये इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। किसके अंदर में आता है, जो वन विकास मंत्री, जो मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ये चीज़ आपको यहाँ पर रिपोर्ट निकाला जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। 1987 में सबसे पहले रिपोर्ट आपको रिलीज किया गया था। हेड क्वार्टर आपको देहरादून है। कहाँ पर है, देहरादून, जो कि उत्तराखंड में है। इससे ज़्यादा जानकारी याद नहीं रखना, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर्ड कंट्री का 15% पूछ रहा है जोग्राफिकल एरिया। तो 15% नहीं दोस्तों, हमने कल ही बात किया था 20 फॉरेस्ट एंड ट्री कवर देखा था हमने, 25% कुछ था, 25% 17% ऐसे करके कुछ आपको 25.17% आपको दिया गया था। इसमें ट्री कवर अलग है, फॉरेस्ट कवर, लेकिन ये दोनों साथ में पूछ रहा जाए तो इतना है। पूरा जोग्राफिकल एरिया का पूरा जो कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% नहीं है, कितना है यहाँ पर 25.17% है। ये चीज आपको ध्यान रखना। सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र RF वाले सिर्फ 3 राज्य, झारखंड, अंडमान निकोबार और मणिपुर है। दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें आपका, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। दूसरा ऑप्शन में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, और हमारा क्या है यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। समझ रहे हैं ना। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये 3 है जहाँ पर कि आपको लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है, मतलब RF मतलब क्या होता है, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र कहाँ है, ये आपको 3 जब, ये भी आपको गलत है, ये भी गलत है। तो देखिए डाटा के साथ कितना खेला जा रहा है आपसे, इस चीज को आप समझिए। एनालिसिस करने का यही मतलब होता है। वैसे तो 5 मिनट में आंसर की बोलेंगे निकल जाएंगे, लेकिन ये एनालिसिस का ज्यादा जरूरी होता है। सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पावा, गावा और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो इसमें क्या पूछा गया, मैक्सिमम ट्री कवर जो है ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉलोड बाय राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो मतलब पूछा गया सबसे पहले कहाँ है जो ट्री कवर है। ट्री कवर मीन्स क्या होता है, जो ट्री का जो पूरा कवर, एक फॉरेस्ट कवर होता है, एक ट्री कवर। ये ट्री कवर सबसे ज्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको एक क्रम याद रखना है, एक मतलब बोल सकते हैं कि आपको क्रोनोलॉजी याद रखना है। सबसे पहला हमारा कहाँ यहाँ पर कौन सा हमें मिला, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट में हमारा कौन है, राजस्थान है। फिर नेक्स्ट में हमारा कौन है, यूपी है। ये 3 से ज्यादा आपको याद नहीं रखना, ये चीज है। तो इसमें से ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, जल्दी बताइए। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा सी नंबर। कौन सा सही होगा इसमें, सी नंबर। समझ रहे हैं ना। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देख रहे हैं एक क्वेश्चन में आपसे क्या किस तरह से बताया जा रहा है, किस तरह से पूछा जा रहा है। तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, वो 5-10 मिनट के सीरीज पर डिपेंड रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। समझ रहे हैं ना। तो लगले रह जाइएगा BPSC में, सिर्फ समय पास होगा, उम्र बीतेगा और कुछ नहीं होगा। 5-5 साल 10 वर्ष, 5 वर्षीय योजना 10 वर्षीय योजना में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए। इस बार का इस चीज़ से आप सीख को आपको लेना पड़ेगा क्वेश्चन को देखकर, कि हमें सिर्फ 1 लाइनर और मैराथन सीरीज और क्या बोलते हैं 10 मिनट सीरीज, 5 मिनट सीरीज से देखकर हमसे एग्जाम नहीं निकलने वाला है। समझ रहे हैं ना। मैंने जो पढ़ाया था क्लास में दोस्तों, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपने अच्छे से, मैंने BPSC कोर्स भी कंप्लीट किया था, लगभग कंप्लीट ही कर दिया था। हिस्ट्री पर कंप्लीट किया था, हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन पूछा गया था, पूरा हिस्ट्री से मैंने पढ़ाया था। वहाँ से कोई डिटेल में पढ़ाया था, ऐसा नहीं कि मतलब क्रैश कोर्स था तो उड़ा दिया हवा में, ऐसा नहीं था। फिर मैंने मतलब कि पॉलिटी का भी पूरा अच्छा से कोर्स कराया, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया, वो भी मैंने अच्छे से डिस्कस किया था। फिर साइंस रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किया था, साइंस से टॉपिक डिस्कस किया था। करंट अफेयर्स मैंने अच्छे से पढ़ाया था, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बहुत सारा अवार्ड्स हो गया, ये सब सारा चीज़ मैंने पढ़ाया था और क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आपको एक डिटेल एनालिसिस करूँ, बहुत सारे नहीं देख, मतलब उतना ज़्यादा स्टूडेंट तो नहीं देख पाए, लेकिन आपको मतलब कि समझना पड़ेगा, थोड़ा सा विश्वास रखना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा, समझे। वो 5-10 मिनट के सीरीज में और मतलब भीड़ के पीछे भागना बंद कीजिए, थोड़ा सा अपना मतलब एक ध्यान केंद्रित कीजिए, समझे ना। ध्यान को केंद्रित करके ही आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा एक गंभीर
होना पड़ेगा पढ़ाई को लेकर। आज के समय में रील्स वाला ज़माने में और शॉर्ट्स के ज़माने में लोग जीना शुरू कर दिए हैं। अब यूपीएससी बीपीएससी के स्टूडेंट आप तैयारी कर रहे हैं, लोक सेवा आयोग का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको आप मतलब हर एक क्वेश्चन आप एनटीपीसी का क्वेश्चन देख लीजिए, वहाँ पर आप लेवल ऊपर उठा दिया है। यूपीएससी का कोई क्वेश्चन देख लीजिए, लेवल उठा दिया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और क्या बोले इसमें, फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर दोस्तों 14 नंबर 14 नंबर जो क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड ए ग्रेटर शेयर देन इंडियन इन द ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट। तो जो बताया जाता है, मतलब जो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या बताएगा 14 नंबर में यहाँ पर कि 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी। मतलब जो हम लोग निर्यात किए, एक्सपोर्ट किए, तो भारत का जो स्थान था वो कितने नंबर पर स्थान था, या किस मतलब देश से, ये स्थान नहीं पूछ रहा है कौन सा देश से हम ज्यादा थे, कौन सा देश है यहाँ पर इंडियन एक्सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैड ग्रेटर शेयर देन इंडिया। ये नहीं पूछ रहा कि भारत किससे आगे था, ये पूछ रहा कि भारत से आगे कौन सा देश था निर्यात में। समझ रहे ना। क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज क्या पूछ रहा है आपको, किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी। तो पहला हमारा क्या, रूस है, आयरलैंड है, इंडोनेशिया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसमें आयरलैंड ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, आयरलैंड ऑप्शन है। अगर हम बात करें डाटा की, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये सब डाटा आपको याद भी वैसे नहीं रहेगा। अगर हम भारत का निर्यात की देखें, जो हमारा कितना था बिलियन में, अगर देखें 345 बिलियन डॉलर है। कितना हमारा, 345 बिलियन डॉलर है। उसी तरह से हम आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड का हमारा कितना है 345, तो भारत का 437 बिलियन डॉलर है। छोटा सा कंट्री है लेकिन सबसे ज़्यादा 437 बिलियन डॉलर है, सबसे ज़्यादा निर्यात आपको करती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, डेवलप्ड कंट्री है ये आयरलैंड। इसमें इतना ही है, इसमें ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टाइम लग जाएगा ज़्यादा, 14 नंबर पर ही पहुँचे हैं अभी तक। मतलब थोड़ा रिपीट करके देखिएगा, ऐसा नहीं कि मतलब एक ही दिन में सारा देख लेना है, थोड़ा सा तोड़ तोड़ के देखिएगा। जितना ज़्यादा तोड़ तोड़ के देखिएगा उतना ज़्यादा याद भी रहेगा। 20-20 क्वेश्चन इस तरह के देखिए, लेकिन एनालिसिस जरूर देखिए। एनालिसिस देखने से क्या होता है ना कि आपको ये चीज़ पता चलता है कि चलो भाई क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, कुछ थीम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कुछ पता चलता है ना किस तरह सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन टॉपिक से पूछा जा रहा है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। देखिए यहाँ पर नॉट करेक्ट को अच्छे से आपको दर्शा दिया गया, लाइन भी खींच दिया गया, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर आपको अच्छे से दर्शा भी दिया गया नॉट करेक्ट। ये चीज़ आपको सब क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए आपको एक ही नज़र में दिख जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं, जो क्वेश्चन में नॉट लिखता है वहाँ पर डायरेक्ट आप ऐसे करके अंडरलाइनिंग कर दीजिए या गोला लगा दीजिए। यूविन पोर्टल, ये भी पोर्टल दोस्तों न्यूज़ में था कोरोना को लेकर। आप जानते हैं यूविन पोर्टल एक पोर्टल ऐसा बना है जिसमें वैक्सीन आप लेते हैं तो आप जो डाउनलोड करते हैं सर्टिफिकेट को, तो यूविन पोर्टल से आपको इसमें क्यूआर कोड रहता है, आपको डाउनलोड करना पड़ता है। उसमें नीचे आपको हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे अंडर प्राइम मिनिस्टर उसका ही फोटो रहता है। उस पर बहुत सारा विवाद भी हुआ था इस पोर्टल को लेकर। तो यूविन पोर्टल, इसमें आपको पूरा ये भी मिल जाता था कि हमारे बगल में कितने कोरोना से अफेक्टेड संक्रमित लोग हैं, ये भी सारा चीज़ मिल जाता था। बहुत सारा चीज़ इसमें हेल्थ के लिए आपको दिया जाता है। तो इसमें बताया जा रहा है यहाँ पर आभा का जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स है वो भी आपको इसमें दिया जाएगा। इसमें पेशेंट का मतलब क्या होता है, जो रोगी होता है उसका पूरा यहाँ पर डिटेल होता है। तो इसमें देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अंदर है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये क्यूआर आधारित ई टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है, ये तो सही है। यह माता पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें आपको जानते हैं 5 लाख का पूरा हेल्थ बेनिफिट मिलता है। मतलब फैमिली होना चाहिए, 5 लोगों का फैमिली रहता है, उसमें पूरे परिवार का एक हेल्थ मतलब आभा कार्ड बनता है। फिर आपको यहाँ पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषा में, तो ये ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग था दोस्तों। स्टूडेंट ने थोड़ा सा यहाँ पर गलती क्या कर दी है, ये 11 जो थोड़ा सा बीपीएससी ने भी यहाँ पर थोड़ा सा खेला, मतलब खेला है स्टूडेंट के दिमाग के साथ। अब यहाँ पर डाटा को देखिए, आपको क्या लगेगा, चलो भाई अगर यूविन पोर्टल है पूरा ऑल इंडिया लेवल पर तो 22 लैंग्वेज में हो सकता है। तो शेड्यूल का लैंग्वेज 8वां सूची में आप जानते हैं कि 22 लैंग्वेज है, हो सकता है 22 लैंग्वेज हो। तो ये गवर्नमेंट कैसे कर दी कि 11 लैंग्वेज है। तो लेकिन ये दोस्तों ऑप्शन जो है इसमें ये 11 लैंग्वेज ही है, समझ रहे हैं। ये कितना है यहाँ पर, ये 11 लैंग्वेज ही है। तो इसमें से कोई ऑप्शन गलत नहीं है। यहाँ से एक चीज आप सीख रहे हैं ना, मतलब ये डाटा पूछ दिया गया, ये भी आपको यहाँ पर क्या एक हेल्थ रिलेटेड एक साइंस रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछा गया, जिसमें ऑप्शंस आपको इनमें से कोई नहीं दिया गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यूविन पोर्टल के बारे में तो यहाँ से क्या पता चला मेरे
कि मतलब दिवस के बारे में भी जानना है, पोर्टल के बारे में भी जानना है, ऑपरेशंस के बारे में भी जानना है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अगर देखें, विच ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली डेवलप्ड द नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अगर यहाँ बात करें किस संगठन ने संयुक्त रूप से मिलकर क्या किया है, रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है। ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट हो जाता है ऑप्शन, अगर आपको नहीं पता है या आपको पता ही नहीं चलेगा ये चीज होता क्या है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप मतलब कि कॉमन सेंस लगाएंगे, थोड़ा सा एक एजुकेटेड गेस जो होता है, आपको एजुकेटेड गेस भी आना चाहिए, तो अगर लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि एक तरह से ये मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब कि नवाचार स्टैक बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर आपको दिया गया है, मतलब मेनली आपको ये इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, ये आप सही, आपको लगेगा सही हो सकता है, या राष्ट्रीय शहरी मामला संस्थान, नीति आयोग, एक से अधिक। तो नीति आयोग को आप यहाँ छांट सकते हैं, लेकिन इसमें आप जा सकते हैं कि हाउसिंग से रिलेटेड है और ये NUIS है, तो यहाँ पर आपको NIU, ये जो ऑप्शन आपको दिया गया, ये ऑप्शन के साथ आप यहाँ पर जा सकते हैं। थोड़ा सा मिलता जुलता ऑप्शन के साथ आप यहाँ पर जा सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऑफिस नीचे है, हाँ सबसे नीचे, हाँ फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर है। नहीं, स्काई अकेडमी लिखा होगा। तो ये हमारा था। अभी मतलब दोस्तों टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज आपको किस चीज़ का चल रहा है, बिहार SSC CGL का चल रहा है, बिहार दरोगा भी हम लोग शुरू करेंगे। तो दुर्गा पूजा का समय है, घर थोड़ा सा जाना, मेला घूमिए 1-2 दिन, लेकिन घर अवॉइड कीजिए। कोई ज़रूरी काम है तो जाइए, लेकिन मतलब वैसे मेला घूमने का अब समय नहीं है। अभी इस एज में आ गए हैं कि आपको नौकरी लेना बहुत ज़्यादा, कितना लोग आंदोलन कर रहे हैं नौकरी के लिए, नहीं कर रहे हैं। अब नौकरी छोड़कर आप मेला क्या घूमिएगा, पटना में है तो मेला घूमिए यहीं, बाकी तैयारी कीजिए। टेस्ट हम लोग पूरा पूरा दुर्गा पूजा में टेस्ट लेंगे, आप लोग सिर्फ साथ दीजिएगा तो पूरा दुर्गा पूजा टेस्ट लेंगे, हम लोग खुद यहाँ प्रेजेंट रहेंगे, कोई मेला उला नहीं घूमेंगे। हर एक साल तो मेला घूमते ही हैं, इस साल थोड़ा कम घूमेंगे, समझे, 1-2 घंटा का मेला घूम ले, लेकिन पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि इसी साल आपके पास मौका है, फिर मतलब कि कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना, सरकार चेंज, नौकरी खत्म, समझ रहे हैं ना। या नौकरी भी आपको मिलेगा तो फिर पॉलिसी बनेगा, फिर कितना बजट आएगा, क्या होगा नहीं होगा, बहुत समय लग जाए, समझे। 2 साल 4 साल आप कुछ सोच भी नहीं सकते, इसलिए आपको करना है और इसी बार करना है, चाहे जैसे भी हो इसी बार करके निकलना है, ज़्यादा दिन मत रहिए, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलता है इसमें, अब साथ के मरीज बन जाइएगा। चलिए 17 नंबर देखें, विच स्टेट हैड द हाईएस्ट कंस्ट्रक्टेड रोड लेंथ अंडर द भारतमाला परियोजना। तो इसमें जो बताया गया है दोस्तों 17 नंबर में, कि भारत परिमल जो योजना है, इसमें क्या होता है, रोड को कंस्ट्रक्ट, सागरमाला योजना होता है, उसमें आप जानते हैं कि सागरमाला योजना में देश से संबंधित होता है जितने भी कोस्टल कंट्री है, लेकिन जो ये भारत माला परियोजना है, इसमें बताया गया 31 अक्टूबर 2024 तक, ये डेट भी आपको दिया गया है, 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई है। तो किसमें सबसे अधिक लंबाई है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको दिया गया दोस्तों, जो ऑप्शंस आपको यहाँ पर टिक करना है, वो हमारा क्या है, राजस्थान है। ये वन लाइनर था, अब से में कुछ नया नहीं, आपको याद रखना है। और ये रोड जो बनाया जाता है, जानते हैं दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ जो मतलब रोड के द्वारा बनाया जाता है, जो अभी नितिन गडकरी जी है, कुछ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें, जो हमारा 18 नंबर है, दोनों है इसलिए थोड़ा सा क्या हो रहा है कि मतलब स्लाइडिंग में ऊपर नीचे हो जा रहा है, एक रहता है हिंदी इंग्लिश में तो सही रहता है, लेकिन दोनों अलग अलग है, मतलब सेम ही है, मतलब अलग अलग PDF है। 18 में देखिए अगर यहाँ पर, तो किसान ऋण पोर्टल, इसको KRP बोला जाता है, किसान ऋण पोर्टल। ये मतलब कि बताया जा रहा है कि शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पूर्ण भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे। मतलब कि ये जो पोर्टल बना था, इससे पहले जो मतलब मैनुअल में जो मतलब हाथों से जो काम होता था, समझ रहे, ऋण पोर्टल को लेकर, जिसमें किसानों को मतलब किसी तरह का बोल सकते हैं कि लोन दिया जाता है, जैसे बहुत सारा किसान क्रेडिट कार्ड होता है, सॉइल हेल्थ कार्ड होता है,
तो वो पहले किस मतलब कि संस्थान को प्रस्तुत किया था, दिया जाता था। तो इसमें अगर बात किया जाए एग्रीकल्चर के बारे में दिया गया, रिजर्व बैंक और नाबार्ड के बारे में, रिजर्व बैंक और नेशनल पेमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेशन एनपीसीआई के बारे में दिया गया। लेकिन जो ऑप्शंस होगा दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? 18वां नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो हमारा सही होगा वो भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड का जो ऑप्शन है, इसको सही बीपीएससी आयोग ने मानी है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मतलब मार्केट में ऑप्शन ए को बहुत लोग मानते थे, लेकिन इसे ऑप्शन को यहाँ पर बीपीएससी आयोग ने चुना है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। समझ रहे हैं ना? ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बी ऑप्शन, ये देख सकते हैं आप। फिर अगर नाबार्ड जानते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ देखें, इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब दोस्तों ये जो फॉरेन एक्सचेंज, ये आपको क्या, बजट का, मैंने बजट एनालिसिस का क्लास लिया था। अब देखिए वहां से क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, 5 मिनट का सीरीज देखते हैं, बजट को रट लेते हैं। उससे नहीं होगा। मैंने 20 से 25 मिनट का क्लास लिया और पूरे अच्छे से एनालिसिस किया था बजट को। और देखिए वहां पर आपको एक स्टेटमेंट नहीं पूछा गया, ये तीनों स्टेटमेंट आपको आना चाहिए, तभी जाकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आईबी में भी क्वेश्चन था, आपको एक स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा, इसलिए आपको डिटेल में पढ़ना। तो बजट को आप देखिए, बजट जो 2025 का अभी बहुत, क्योंकि बजट तो आपको अगले साल अब आने वाला है फरवरी में। तो इस साल का जो बजट है वो अभी जितना भी एग्जाम होगा जनवरी तक, वो सारा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बीपीएससी 71वीं का पेपर है, समझ रहे हैं? तो इंडियन का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसमें बताया गया जो कितना मतलब कि आपको वृद्धि हुआ है, कितना मतलब इंक्रीमेंट हुआ है फॉरेस्ट रिजर्व का। तो अगर हम बात करेंगे वहां पर जो इंक्रीमेंट हुआ है, कितना बढ़ा है, यहाँ आप देखिए जो क्वेश्चन है हिंदी में क्या दिया गया, भारत की विदेशी मुद्रा जो भंडार है, उसके बाद में क्या दिया, दिसंबर 2024, क्या दिया गया यहाँ पर, दिसंबर 2024, दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन, 640 बिलियन डॉलर, अमेरिकी डॉलर हो गया था। तो ये ऑप्शन सही है दोस्तों, 640 बिलियन जो डॉलर ऑप्शन है, ये ऑप्शन गलत नहीं है, ये ऑप्शन आपको क्या है यहाँ पर सही है। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखे, नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखे, दुनिया में 7वें सबसे बड़े हैं, नहीं, दुनिया में हम लोग चौथे स्थान पर हैं। कितने स्थान पर है? चौथे स्थान पर हैं। तो एक ऑप्शन गलत हो गया। 2024 में लगभग 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर घाटे के कारण कमी आई, तो नहीं, ये भी आपको नहीं होगा, घाटे के कारण कमी इतना नहीं आया था। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही होगा। समझ रहे हैं ना? ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 13 बिलियन समथिंग कुछ घाटा हुआ था, लेकिन इतना ज़्यादा घाटा नहीं हुआ था। ये बीओपी क्या होता है दोस्तों? बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? कितना हम आयात करते हैं, कितना निर्यात करते हैं, उस डाटा को जब घटाया जाता है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसी को फिस्कल डेफिसिट भी बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? ये चीज़ आपको ध्यान रखना। इसका पहला ऑप्शन क्या था, इसमें सही था। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हुए थे, इसलिए डाटा आपको किस तरह से याद करना, समझ रहे हैं ना? एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगर 20वां नंबर, जो 20 नंबर का जो क्वेश्चन देखे कौन सा है, एनएफएचएस का डाटा। एनएफएचएस का डाटा आपको बहुत जरूरी होता है। ये एनएफएचएस का जो हुआ था दोस्तों, सर्वे जो हुआ था, ये 5वां राउंड जो हुआ था, ये कब हुआ था? 2019 से 21 के बीच में हुआ, पूरा हुआ था। इसमें बहुत सारा डाटा आपको मतलब फैमिली हेल्थ सर्वे आपको मतलब हेल्थ मिनिस्टर द्वारा ये अंदर में कंडक्ट करवाया जाता है। इसके अंदर में क्या होता है यहाँ पर कि जो NHNF नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया? समझ रहे हैं ना? गरीबी का जो मतलब है आपको वो किस किस डाटा में, वो गरीबी आपको मतलब इकोनॉमिक बजट में भी आता है, सर्वे में भी आता है, इकोनॉमिक सर्वे में आता है, प्लस एनएफएचएस का जो डाटा उसमें भी कैलकुलेट होता है। अभी जो आपको सेंसस होगा, सर्वे होगा, उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसमें एनएफएचएस डाटा के अनुसार पूछा गया कि कौन कौन से राज्य हैं जिसमें कि मतलब कि आपको मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी में क्या होता है, मतलब बहुत तरीके से गरीब है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको मतलब पैसे का कमी है तो आप गरीब है, आपको सही शिक्षा नहीं मिल पा रहा, आपको सही हेल्थ मतलब स्वास्थ्य का जो समस्या आपका सही से निवारण नहीं हो पा रहा, आपको स्वास्थ्य जो फैसिलिटी है वो सही से नहीं मिल पा रहा, प्लस आपको सही से पानी साफ नहीं मिल पा रहा, आपको सैनिटेशन का जो फैसिलिटी है, जो मतलब शौचालय का आपको जो फैसिलिटी है वो नहीं मिल पा रहा, तो उसे मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ये भी यूएनडीपी द्वारा आपको हर एक साल क्या किया जाता है,
कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये बहुआयामी जो ग्रुप से गरीब के रूप में दर्ज जो किया गया है, ये किस किस राज्य में 6% से लेस है, मतलब गरीब 6% से लेट है। तो इसमें आपको अगर बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें एक आप दिमाग ये लगा सकते थे और ये कर सकते थे कि जो इसमें जो आप डाटा जो दिया जाएगा, इसमें बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल, उत्तर प्रदेश तो आपको नहीं हो सकता, सबसे ज्यादा गरीबी आपको यूपी और बिहार में ही है। तो ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का दौर, तो ऑप्शन में से सही आपको डी ऑप्शन होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देख रहे हैं इस तरह का ऑप्शन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए फिर अगर नेक्स्ट हमारा देखें यहाँ पर 21 नंबर, मैच द फॉलोइंग। सबसे आसान क्वेश्चन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन का लेंथ देख के, मतलब भारी भरकम क्वेश्चन देख के क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। ये चीज आपको नहीं करना। भारी भरकम क्वेश्चन सबसे आसान होता है, उसमें एक पॉइंट उठाइए, क्वेश्चन खत्म। अब देखिए इसमें मिलान क्या है, एगो मिलान कोई निकालिए, आपका पूरा तरह से खत्म हो जाएगा। तो मिलान वाला जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, जो मैच द फॉलोइंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान सवाल होता है, समझ रहे हैं ना। तो वो सवाल को आपको छोड़ना नहीं है, किसी तरह से स्किप नहीं करना। तो आप देखिए यहाँ पर जो सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसमें बताया गया जो प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार PAT योजना, परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड जो स्कीम था, ये कब लाया गया था, क्या था। तट रेखा आवास और मूर्त आयात के लिए मैंग्रोव मिस्टी जो स्कीम है, ये स्कीम आपको क्या था, इसका फुल फॉर्म भी यह पूछा जा सकता था, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ये आपको कब लॉन्च किया गया था दोस्तों, ये जो लॉन्च किया गया था दोस्तों, ये कब किया गया था लॉन्च, आपको याद रखना है। लाइफ स्टाइल आप जानते हैं, जो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट LIFE, जो हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया गया था, COP26 में वो गए थे, COP26 में ग्लासगो में गए थे। तो सी का आपको चौथा, ये तो पहला आपको मिल जाएगा यहाँ पर, सी का चौथा देखिए, एक ही से आपका ऑप्शन सही हो जा रहा है। तो किसी तरह का कोई माथा पच्ची है इसमें, किसी तरह का कोई माथा दर्द है, सर दर्द है, नहीं है। एक ऑप्शन मिला है, आपका आंसर खत्म, ना टाइम लगा ना कुछ लगा। अब बहुत स्टूडेंट क्या करेंगे, ऐसे होगा, लगता है गलत है, इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको इससे मिलाएंगे। कोई एक आप पकड़ लीजिए और उसको मिला दीजिए। कभी क्या होता है, कभी दो दो ऑप्शन आपको सेम दिखे, 4 दोनों जगह है, तो फिर एक और ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा। लेकिन बहुत केस में वैसा स्टेट PCS में नहीं होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो समझ रहे हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट का हमारा 2 हो जाएगा। मैन ग्रुप क्या था, 2023-24 के बजट में ये निकाला गया था, जो हमारे जो ऑनरेबल वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन द्वारा, ये मतलब जी द्वारा पूरा बताया गया था। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग देख लें यहाँ पर, ये चीज आपको क्या, कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। लाइफ, लाइफ याद रखना, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, इसमें बताया गया है कम से कम 1 बिलियन पॉपुलेशन को जागरूक करना है, वो अपना लाइफ स्टाइल चेंज करे, एक सस्टेनेबल वे में रहे, ज़्यादा से ज़्यादा कम खर्च करे, मतलब पर्यावरण को कम दूषित करे, वही लाइफ है, उसी को लाइफ बोला जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा 22 नंबर का क्या है, एनुअल PLFS स्कीम। PLFS स्कीम आप जानते हैं, PLFS स्कीम नहीं होता, रिपोर्ट होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है कि मतलब कितने मजदूर काम कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं इकोनॉमी में भारत के अंदर। तो बताया जाता है यहाँ पर क्या है कि वर्ष 2021-22 में, वर्ष 2021-22 में, कि महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी दर में अधिक वृद्धि हुई। तो आप ये चीज सही बोल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, कि अगर हम बात करेंगे 2025 में या कभी भी किसी समय में, तो आपको देखने को मिलेगा शहर में जो महिलाओं का जो भागीदारी है किसी भी इकोनॉमी को लेकर, कहीं पर जो काम करने को लेकर जो अगर बात किया जाए, तो बहुत कम है, मतलब 7-8%, 12% ऐसे बताया जाए। लेकिन आपको पेड है, अगर कितना भी काम पेड, लेकिन महिलाओं का जो मतलब कि काम करना, जो मतलब कि जैसे खेतों में काम करना, एग्रीकल्चर में देखें महिलाओं को बहुत ज़्यादा क्या है, भागीदारी है, खेतों में एग्रीकल्चर फील्ड में काम करना, लेकिन वहाँ पर अनपेड लेबर में वो ज़्यादा काम करती। अगर घर किसान लोग रह रहे हैं, मतलब किसानी कोई फैमिली है, कोई परिवार है, तो वहाँ पर देखेंगे महिलाएं काम कर रही है खेतों में पूरा, मतलब कि, लेकिन जो महिलाओं को उस तरह से पेड नहीं किया जाता, उन्हें उस तरह से मतलब कि पैसा नहीं दिया जाता। तो ये यहाँ पर PLF के बारे में ये चीज़ बताया जा रहा है। तो श्रम जो बल भागीदारी, ये आपको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, इसमें आपको क्या हुआ, यहाँ पर वृद्धि हुआ है। ये चीज समझ में आ गया आपको। तो ये चीज आपका यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 90% राज्यों में कार्य बल भागीदारी दर, वुमेन पार्टिसिपेशन रेट, सभी उपराज्य के लिए राष्ट्रीय औसत 43.7% से नीचे रहा।
तो बताया जाता 36 राज्यों में 90% से ऊपर रहा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, 36 राज्यों में 90% से ऊपर आपको नहीं रहा था। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या करना, गलत रख करना। फिर अगर यहाँ पर देखिए कृषि में महिलाओं श्रमिकों की हिस्सेदारी 2017-18 के 2024 तक काफी कम हो गई, नहीं कृषि में और बढ़ा है। ये आपको काफी कम हो गई, ये थोड़ा सा फंसाने वाला स्टेटमेंट है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या होगा इसमें आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। बीपीएससी ने भी इस चीज को माना है, आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए मतलब आई थिंक 25 तक कर लेते हैं, उसके बाद फिर 25 अगला टॉपिक में करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 2-2 3-3 घंटा का वीडियो हो जाएगा जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन देखिए डिस्कशन है, अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा हर एक चीज़ को समझ समझ के कर रहे हैं, एक एक ऑप्शंस को देख रहे हैं। फिर उसी तरह से 23 नंबर का देखिए क्वेश्चन। 23 नंबर में क्या दिया गया, जो क्वेश्चन हमारा दिया गया था इसमें, तो इसमें ये चीज बताया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाज द नॉट आउटकम ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। जो साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का जो पॉलिसी था हमारा, जो हमारा साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन का जो पॉलिसी था, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का जो हमारा पॉलिसी था, उस पॉलिसी में आपको जो यहाँ बताया गया है, उस पॉलिसी की हम लोग यहाँ बात करें, यहाँ पर जो पॉलिसी के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है, ये एक राष्ट्र से एक सदस्य अनुसंधान और नवाचार उत्कृष्ट फ्रेमवर्क अटल इनोवेशन मिशन, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो अटल इनोवेशन मिशन है दोस्तों, ये आपको परिणाम इसका नहीं था, जो मतलब कि विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति में का परिणाम जो मतलब आया था, उसमें अटल इनोवेशन मिशन एक अलग था, नीति आयोग का एक अलग मिशन था, वो इसके अंदर आपको नहीं आता। इसमें साइंस को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर आपको बढ़ावा दिया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर क्या, देश के सकल मूल्य वर्धित जीवीए, इसको क्या बोलता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड बोला जाता है, में सूक्ष्म लघु और मध्यम। सूक्ष्म लघु क्या होता है दोस्तों, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जिसको बोला जाता है। उसमें बताया जाता है कि आपको कि इंक्रीज वृद्धि कितना हुआ, कितना से बढ़कर कितना हुआ 2020-21 से 22। ये पुराना डाटा आपसे पूछा गया है, बहुत स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज करके। और ये बीपीएससी आयोग ने जो चीज आंसर बताया, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने बहुत डिफरेंस दिया है इसमें, आप भी खोजेंगे तो आपको कुछ और मिलेगा, डाटा कुछ और मिलेगा, लेकिन जो बीपीएससी आयोग ने दिया वही आपका सही होगा। इसमें 27 से 30% आपका ऑप्शन क्या है, सही बीपीएससी आयोग ने बताया है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए आज के लिए हम लोग लास्ट एक सवाल देख लेते हैं, लास्ट बट नॉट लिस्ट। तो जो हमारा 25वां नंबर, इसमें बताया गया कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। आपको क्या देखना है यहाँ पर, करेक्ट स्टेटमेंट। क्या देखना, कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, समझ रहे हैं। तो इसको आप सही गोला लगा लीजिए पहले, सही कथन है। तो भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है, नहीं, अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा, दूसरा ऑप्शन को आप गलत कर सकते हैं। यहाँ पर चाइना है, आपको कौन है, चाइना है जो पहला नंबर पर, दूसरा नंबर पर भारत है, भारत आपको दूसरा नंबर पर है, द्वितीय स्थान पर है। ये चीज आपको ध्यान रखना। भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चा माल के स्रोतों से दूर और निर्यात समर्थन के लिए बंदरगाहों के पास नहीं। जो मतलब जो सीमेंट का जो इंडस्ट्री होता है ना, जैसे जब बिहार में आप देख ले, रोहतास के मोड़ में सीमेंट का प्रोडक्शन, आप जानते हैं कि पूरा विंध्यान रॉक सिस्टम है, तो विंध्यान जो रॉक है वहाँ पर सीमेंट आपको ज़्यादा मिलता है। तो आपको जो डालमिया सीमेंट है, ये सब का पूरा फैक्ट्री आपको वहीं मिलेगा, क्योंकि क्या होता है, खुदाई वहीं हो रहा है, माइनिंग वहीं हो रहा है, क्वेरिंग वहीं हो रहा है, और वहाँ से आप ढो के थोड़ी ले जाएगा, कॉस्ट और बढ़ जाएगा। इसलिए सीमेंट का जो फैक्ट्री होता है वहीं पर स्थापित होता है, वहीं पर उसे बनाया जाता है। तो ये तीसरा ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन जो सही होगा आपका, ऑप्शन जो सही होगा किसमें होगा, इसमें ये पहला ऑप्शन इसमें सही होगा, समझ रहे हैं ना। क्योंकि ये सब क्या है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ये सब एक चट्टानी एरिया है, मतलब चट्टान का एरिया, डेक्कन रीजन है। और बिहार का हमारा जो कैमूर रीजन है, रोहतास रीजन है, वहाँ भी देखने को आपको मिलेगा। तो ये चीज़ ऑप्शन आप सही कर सकते हैं। तो ये समझ रहे हैं ना, इसमें बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। आपने क्या पढ़ा करंट अफेयर्स में, सेकेंड प्रोडक्शन इंडिया, फर्स्ट प्रोडक्शन चाइना, खत्म, वहीं पर कहानी खत्म। आपने ज्योग्राफी पढ़ा ही नहीं कि बिहार में कहाँ प्रोडक्शन होता है। आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा फुटलूज इंडस्ट्री क्या होता है, कौन सा इंडस्ट्री किसके नज़दीक बनाया जाता है, मतलब जहाँ पर माइनिंग होता है वहीं बनाया जाता है कि नहीं जाता। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो 87% सीमेंट उद्योग आपको राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में उपलब्ध है। ये चीज़ सही हो गया। इससे ज़्यादा हम लोग देखिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए, अभी के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसमें क्या होगा कि
थोड़ा सा सावधान, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट में देखेंगे। तो आप बताइएगा किस तरह से क्या संक्षेप में डिस्कस किए हैं और मतलब कि विस्तार में कर सकते हैं या कुछ और शॉर्ट शॉर्ट करें इसको, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस तरह से डिस्कस करेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा क्वेश्चन। एक बार वीडियो देख लीजिएगा आपको याद हो जाएगा, दूसरा बार आपको फिर एनालिसिस करने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप पीवाईक्यू तो बार बार देखते ही रहते हैं। तो फिर एनालिसिस आपको करने का मतलब कि वैसा अवसर ही नहीं है, मतलब वैसा आपको क्या बोल सकते हैं कि मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मतलब कि आज के लिए हम लोग रहने देते हैं। स्काई एकेडमी से जुड़िए आप लोग, जो हमारा पूरा जो स्काई एकेडमी का यहाँ पर दिया गया है उससे जुड़िए पूरा एकदम। क्या बोल सकते हैं, जो हमारा टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज हम लोग यहाँ पर करा रहे हैं। आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज हम लोग क्या करें यहाँ पर पूरी तरीके से करवा रहे हैं, जो कि हमारा टेस्ट सीरीज है। तो ये हमारा मतलब मेनली स्काई एकेडमी का पूरा जो चैनल है जो आपको देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में भी हम लोग अपलोड कर देंगे इस चीज़ को। जुड़िए हमारे साथ, प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए और एग्ज़ाम में दोस्तों सफल होइए। मेहनत कीजिए, समझे कुछ ही समय है आपके पास मेहनत का। एक उम्र के बाद मेहनत भी नहीं किया जाता है, उसके बाद आपको मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में। ये बहुत स्टूडेंट को साथ भी देखा गया है और ये मतलब होता है, सब चीज़ का एक समय होता है, एक मतलब बोल सकते उम्र होता है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सीखते रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।